हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th के चैप्टर 7 में निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बेहद आसान ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला को याद करेंगे। और ये विश्वास रखिए कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद कारगर साबित होगा और यह निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक इस फॉर्मूला को याद रखने में सहायक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि p का मान x1 y1, q का मान x2 y2 हो तो p से q की दूरी अर्थात p से q की दूरी को pq क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये p लिखती है और ये q लिखती है, ये लिखती है 10 मीटर। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि PQ बराबर 10। ऐसा क्यों लिखते हैं? PQ बराबर 10 मीटर। P से Q की दूरी को क्या लिखते हैं? PQ बराबर 10। PQ बराबर 10 का मतलब होता है P से Q की दूरी कितना मीटर? 10 मीटर। यानी P से Q की दूरी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? PQ। उसी तरह से P से Q की दूरी को संक्षिप्त में क्या कहेंगे? PQ कहेंगे। और PQ बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जिसमें सिंपल सा है, x1 है यहाँ x2 है, ये दोनों घटा के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या y1 है, यहाँ पे क्या y2 है, दोनों घटा करके क्या करिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें p है, यहाँ पे q है, दोनों के मान को जो है मतलब कि 1 1 इसमें क्यों लगाए, इसमें 2 क्यों लगाए हैं? तो हम सीधा सा जानते हैं कि p और ये x है, y है। कोई भी निर्देशांक x और y के फॉर्म में रहता है अगर 2D में है तो। और q जो है ये भी x है और क्या है? y है। तो हम लोग यदि इससे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें p का मान मतलब p में x का मान क्या है, तो p में भी देखिए यहाँ पे x है, q में भी x है, तो यहाँ पे x दो दो जगह पे है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग इसमें 1 देते हैं। तो p में x1 y1 हो जाता है, जबकि q में क्या हो जाता है? यही मान x2 और y2 देते हैं, क्योंकि ये प्रथम बिंदु है, फर्स्ट बिंदु है, तो 1 1 देते हैं। दोनों में 1 लगाते हैं। सेकंड बिंदु है इसलिए दोनों में क्या लगाते हैं? 2 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये p में 1 1 दिए, q में क्या दिए? 2 और 2 दिए हैं, तो इसलिए क्या देते हैं? p में 1 1 और q में क्या देते हैं? 2 2 देते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया। मूल बिंदु के लिए क्या होगा? मूल बिंदु 0 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 ही होता है। और p जो है कोई भी निर्देशांक है तो x और y होगा ही। तो o से p की दूरी अर्थात OP, जैसा कि बताए थे कि या p से q की दूरी PQ, उसी तरह से o से p की दूरी क्या होगा? OP। और OP बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, इसके बारे में समझिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस में x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको स्पष्ट करके बताते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो माइनस का स्क्वायर जानते ही, प्लस होगा, x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, y का स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यही भी यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यानी मूल बिंदु हो तो सीधे बोलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आ जाइए 3 नंबर फॉर्मूला में। कहता है यदि a x1 y1 तथा b x2 y2 को बिंदु p x y भुजा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करे, m1 अनुपात m2 में आंतरिक विभाजित करे तो देखिए विभाजन दो तरह से होते हैं, एक आंतरिक विभाजन होता है और एक क्या होता है? बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन का मतलब होता है कि कोई भी भुजा को अंदर से काट करके इसे जो है दो बराबर भाग यानी दो भागों में बांटा गया। और बाह्य विभाजन जो बाहरी बिंदु के द्वारा भुजा को बांटा जाता है। तो आंतरिक विभाजन में जो फॉर्मूला होगा तो इसमें देखेंगे कि ये जो है मतलब कि हम एक डायग्राम बनाए हैं जिसमें ये a लिखें, ये b लिखें। a से b एक भुजा है जिसमें p एक बिंदु है और यह p बिंदु एक्स वाई नियामक के द्वारा इसे विभाजित कर रहे हैं। विभाजन किस अनुपात में कर रहा है? m1 अनुपात m2 में, m1 अनुपात m2 में। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया। तो सिंपल सा फॉर्मूला में क्या करना है
कि नीचे हम लोग m1 प्लस m2 दे देंगे, कोमा देंगे। इसमें भी y वाला मान में भी नीचे क्या देंगे, m1 प्लस m2 देंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद इधर क्या देंगे, तो हम लोग m1 देंगे तो x2 देंगे, फिर क्या देंगे m2 देंगे तो x1 देंगे। यानी इसमें 1 दिए तो 2 दिए, 2 दिए तो 1 दीजिए। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, m1 देंगे तो y2 देंगे। हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि कोमा से पहले जो भी मान होता है ये x वाला फॉर्म में रहेगा, और ये वाला मान जो क्या रहेगा, y के फॉर्म में रहेगा। तो m1 y2 और प्लस में क्या हो जाएगा m2 y1, m2 y1। जैसा कि यहाँ पे m1 तो x2 दिए, m2 दिए तो x1 दिए, उसी तरह से m1 दिए तो y2 दिए, m2 दिए तो y1 दिए। तो आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। इस एक में 1 तो फिर 2, फिर 2, 2 दिए हैं तो 1 देना, 1 दिए हैं तो 2 देना, 2 दिए हैं तो 1 देना। नीचे क्या है, तो m1 प्लस m2, नीचे क्या है m1 प्लस m2। अब ये विभाजन जो है P बिंदु के द्वारा AB रेखाखंड को विभाजित किया गया। यहाँ हम लोग कैसे याद रखेंगे कि ये पहला बिंदु है, ये B सेकेंड बिंदु है, P के द्वारा विभाजित किया गया है, इसलिए P का नियामक x और y है। और ये फर्स्ट बिंदु है इसलिए x1 y1 है। जैसा कि बताए थे कि फर्स्ट बिंदु रहने पर x1 1 1 लगाते हैं, सेकेंड बिंदु है इसलिए क्या लगाए हैं 2 और 2 लगाए, यानी x2 y2 लगाए। अब फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, ये m1 दिए है, यहाँ पे क्या दिए m2 दिए, इसको इससे मिला दीजिए, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, समझे। देखिए फिर से m1 को किससे, x2 y2 के साथ, यानी m1 जब भी चलेगा तो x2 y2 रहेगा उसमें, और m2 जब भी रहेगा तो किसके साथ रहेगा, x1 y1 के साथ। जैसे कि यहाँ देखिए m1 के साथ x2 है ना, m1 के साथ x2, और क्या है m1 के साथ y2, यहाँ पे देखिए m1 के साथ क्या है y2 है, यहाँ पाएंगे m2 के साथ क्या है x1 है, m2 के साथ यहाँ पे m2 है, x1 है, फिर क्या है m2 के साथ y1 है, यहाँ पे m2 के साथ y1 है। यानी इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, एकदम सिंपल सा है। इसके बाद बाय विभाजन में क्या होगा, तो बाय विभाजन में फॉर्मूला सब ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला सभी मान इसी तरह से रहेंगे, केवल यहाँ पे प्लस जो देख रहे हैं ये सब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, फिर कोमा दीजिए। y वाला मान क्या होगा, तो m1 y2 माइनस m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। इस प्रकार से सब फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे प्लस था, सब में क्या कर दिया माइनस 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 माइनस, और सब मान सेम है। m1 x2 m2 x1 m2 x1 m1 y2 m2 y1 और यहाँ पे केवल चिन्ह को बदल दिए हैं, प्लस के जगह पे सब में क्या कर दिए माइनस कर दिए। यानी बाय विभाजन में क्या होता है कि इस चिन्ह को बदल देना होता है, तो प्लस से माइनस। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है क्वेश्चन में। यदि आंतरिक विभाजन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और बाय विभाजन है तो माइनस वाला लगाएंगे। वैसे प्रायः एनसीईआरटी प्रश्न बुक में आंतरिक विभाजन से प्रश्न दिया हुआ है, तो वहाँ पे विशेष दिक्कत नहीं है कि हम लोग आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला एक याद रखते हैं, उसी से काम चल जाता है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। इसके बाद चौथा फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। चौथा फॉर्मूला में कहता है कि यदि a x1 y1 तथा b x2 y2 को बिंदु p x y भुजा AB को आंतरिक विभाजित करे तो p x y बराबर क्या होगा। तो ये जो है आंतरिक यानी a x1 y1 तथा b x2 y2 को बिंदु p x1 x y भुजा AB को आंतरिक विभाजित करे तो p x y बराबर क्या होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए k अनुपात 1 में विभाजन। आप कहिएगा कि ये और ये ऊपर दोनों सेम है,
आखिर ये भी आंतरिक विभाजन करता है, ये भी आंतरिक विभाजन करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये अंतर यही है कि ये M1 M2 के अनुपात में विभाजन है, जबकि ये विभाजन जो है K अनुपात 1 में विभाजन है, K अनुपात 1 में। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसको भी ध्यान से समझेंगे। इस फॉर्मूला का उपयोग प्रायः हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे अनुपात निकालना होता है कि आखिर बताइए कि P बिंदु किस अनुपात में बांटा है, या P बिंदु किस अनुपात में भुजाओं को बांटा है। लेकिन इस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ करते हैं, जब भुजा का अनुपात जो है दिया रहेगा किस अनुपात में बांटा है, और P का नियामक ज्ञात करना हो, P का जब नियामक ज्ञात करना हो तब इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन जब अनुपात ज्ञात करना हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। फिर से सुनिए, जब M1 M2 का अनुपात दिया हो, P का नियामक ज्ञात करना हो, P का निर्देशांक ज्ञात करना हो, P का XY का मान ज्ञात करना हो, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। जबकि P का जो है नियामक दिया हो और K अनुपात 1 यानी अनुपात ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जिसमें फॉर्मूला में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। हम लोग K कहाँ पर रखेंगे, M1 के जगह, और 1 कहाँ रखेंगे, M2 के जगह पर। तो M1 के जगह क्या रखेंगे, K। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, KX2 प्लस X1। X1 को 1x1 कहिए या X1 कहिए, 1x1 या X1, और नीचे क्या होगा, K प्लस 1। इसी तरह से नीचे क्या होगा, तो K प्लस 1 लिख दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है M1 प्लस M2 से K प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, KY2 प्लस में Y1। तो X1 या 1x1 लिखिए या X1 लिखिए तो दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 1 ना लिख करके X1, और इसमें भी 1Y1 ना लिख करके Y1 लिखेंगे। तो इस तरह से ये चौथा फॉर्मूला हमने देख लिया। और पांचवा फॉर्मूला में देखिए क्या कहता है कि यदि A और X1 Y1 और B X2 Y2, अब इसमें बार बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बार बार यहाँ कह रहे हैं कि A का मान जो है फर्स्ट में आ रहा है, B का मान सेकंड स्थान पर आ रहा है, इसलिए A में हमने 1 लगाया है, B में हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। तो B में इसमें भी X2 और इसमें भी क्या लगाया है, Y2 लगाया है। और को बिंदु P XY भुजा AB को 1:1 में विभाजित करे तो 1:1 का मतलब समझते हैं, 1:1 का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि एक भुजा को बराबर भाग में बांटते हैं, जैसे ये 10 मीटर का एक भुजा, और 10 मीटर की भुजा को आप बराबर बांट दिए तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, जब अनुपात में काटेंगे तो 1 अनुपात क्या आएगा, 1। यानी जब भुजाओं को बराबर भाग में बांटा जाए तो अनुपात क्या होगा, 1:1। और 1:1 का मतलब हुआ कि अगर M1 का मान भी 1 है, M2 का मान भी 1 है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला में M1 के जगह 1 रखते हैं, M2 के जगह 1 रखते हैं, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो इसी 2 को तो हम यहाँ लिखते हैं, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से M1 + M2, 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, M1 X2, तो M1 का मान 1 है, M2 का भी मान क्या है, 1 है, तो दोनों जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, X2, यहाँ पे क्या होगा, X1, तो दोनों को जोड़ना ही है तो क्या होगा, X1 + X2 लिखे या X2 + X1 लिखे, दोनों तो एक ही होगा। तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र के रूप में इसको इस तरह से लिखते हैं, X1 + X2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Y1 + Y2 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा है, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र इसे कहते हैं। और मध्य बिंदु सूत्र का मतलब है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी X1 + X2 बटे 2, Y1 + Y2 बटे में 2, यानी दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो ये पांचवा फार्मूला हो गया। छठा फार्मूला देखिए क्या कहता है, यदि A फिर B है फिर क्या है, C है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने बताया कि अगर पहला फर्स्ट बिंदु है तो X1 Y1 देते हैं, इसी में सेकंड बिंदु है तो X2 Y2 देते हैं, तीसरा बिंदु है तो X3 Y3 देते हैं, और इससे जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको मॉड कहते हैं, मापांक। लास्ट में लास्ट में एक सीधा लकीर खींचते हैं, मापांक जो किसी भी मान को हमेशा धनात्मक कर देता है, यदि धनात्मक है तो भी या ऋणात्मक है तो भी। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2, फिर क्या होगा X1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कुछ समझ में नहीं आया? देखिए फिर से समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान फार्मूला है, इससे आसान फार्मूला इस चैप्टर में कोई सा नहीं है, केवल इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग क्वांटिंग लिखते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब हम लोग क्रम से चलते हैं, 1 के बाद क्या लिखते हैं 2, 2 के बाद क्या लिखते हैं 3, 3 के बाद आगे संख्या नहीं है तो हम लोग 3 के बाद फिर से वापस 1, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, यानी इसी क्रम में चलना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो यहाँ पे वैसे ही लिखे हैं, 1 से शुरू करना है, यानी 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, यानी 1 2 3। फिर 1 से आपने शुरू कर दिया तो अगले स्टेप में 2 से शुरू करना है, यानी 2, 2 के बाद क्या करना है 3, 3 के बाद क्या करना है तो फिर सीधे 1 पे आ जाना, 1, यानी 2 3 1। आपने 1 से शुरू किया, फिर 2 से शुरू किया, अब कहाँ शुरू करना है 3 से शुरू करना है, तो यानी 3, 3 के बाद क्या होगा सीधे 1, 1 के बाद क्या होगा 2। तो इसमें क्या है कि 1 2 3 पहले चले, फिर क्या चले 2 से 2 3 1 चले, फिर क्या चले 3 2 3 1 और 2 चले। आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट से बाहर जो भी संख्या है, जो भी मान है, ब्रैकेट से बाहर जो भी मान है वह मान जो है x में होगा, और छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी मान है वह सब मान y में होगा। जैसे ब्रैकेट से छोटी ब्रैकेट से बाहर क्या है x1 है, यहाँ देखिए x में है, यहाँ भी x में है, जबकि ब्रैकेट के अंदर क्या है y में ये सब मान क्या है y में है। तो एक तरीका तो ये हो गया याद करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको ऐसे मानेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से बताते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको मिटा ही देते हैं। फिर से समझिए इसको दूसरे तरीका से कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि x1 देना, ठीक है, x1 देके छोटी ब्रैकेट देके छोड़ दीजिए। फिर क्या देना है x2 देना है, यानी x वाला काम खत्म करिए। x2 के बाद क्या देना है x3 देना, फिर से छोटी ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा केवल y वाला में क्या करना है y2 से शुरू करना, y2 से शुरू करना है, y2 पर ही समाप्त करना है, यानी y2 पर समाप्त करना है। यहाँ पे y2 दे दिए और फिर क्या करेंगे तो y2 के बाद क्या होता है तो y3 होता है। यहाँ पे y3 से समाप्त किए तो y3 से ही शुरू करेंगे, y3 से ही शुरू करना। फिर y3 के बाद क्या होगा तो फिर y1 होगा, y3 के बाद क्या होगा तो y1 होगा। फिर y1 पे शुरू किया समाप्त किए हैं तो y1 से ही शुरू करना है, y1 माइनस में क्या हो जाएगा y2। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल मापांक दोनों तरफ एक सीधा लकीर खींचेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो फॉर्मूला छठा फॉर्मूला हो गया। सातवां फॉर्मूला में देखिए क्या कहता है कि यदि a फिर b है फिर c है से बने त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक निकालना हो तो क्या करते हैं, केंद्रक एकदम सिंपल सा है कि तीनों मान को जोड़ के 3 से भाग देना है, और a का मान क्या होगा 1 1 लगेगा ही, इसमें भी x y है, इसमें भी x y, इसमें 1 1 लगाना है, सेकेंड बिंदु है इसलिए 2 2 लगाना है, थर्ड बिंदु है इसलिए 3 3 लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा x1 x2 x3 बटा में 3, यहाँ पे क्या होगा y1 y2 y3 और बटा में 3, यानी सबके बटा में क्या देना है 3 देना है। तीनों को जोड़ के क्या करना है 3 से भाग, तीनों को जोड़ के y1 y2 y3 को जोड़ करके 3 से क्या करना है भाग देना है। इसके बाद सातवां फार्मूला हो गया। आठवां में चलिए, तीन बिंदु ए बी तथा सी के संरेखी होने के साथ, संरेखी कहते हैं किसे, इसको पहले समझिए। संरेखी का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में हो, तीन बिंदु हो लेकिन तीनों सीधी रेखा में, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, तो ये संरेखी में है, लेकिन एक बिंदु यहाँ एक यहाँ एक यहाँ,
तो इसको हम लोग संरेखी नहीं कहेंगे, ये संरेखी लाइन नहीं है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, जबकि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो संरेखी होने के क्या शर्त है कि संरेखी होने के दो शर्त है, दो तरीका से हम लोग संरेखी ज्ञात कर सकते हैं। एक तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं कि ये 6 है और ये है 5 है। तो ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान तो 6 है। बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान जो है 5 है। तो ए सी का मान क्या है, तो ए सी का मान सीधा सा है, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 5, 6 5 11 है। तो ये जो है ए सी का मान 11 है। इसका मतलब है कि दोनों छोटा को जोड़ लेंगे, ये तीनों मान में सबसे छोटा क्या, सब दोनों छोटा है, और ये क्या है, 11 सबसे बड़ा है। तो दोनों छोटा को जोड़ने पर 11 के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी 6 + 5 = 11। इसका मतलब है कि दोनों छोटा को जोड़ने पर बड़ा भुजा के बराबर हो जाए तो वह तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। उसी बात को यहाँ लिखे हैं कि ए बी, बी सी तथा ए सी में सबसे बड़ा भुजा बराबर शेष दो छोटे भुजाओं का योगफल, यानी तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ा भुजा शेष दो छोटे भुजाओं के योग के यदि बराबर है तो निश्चित रूप से वह संरेखी होगा। यदि बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर 6 5 11, यहाँ 11 नहीं होता, या 6 5 11 यहाँ पे जो है 7 रहता और 7 6 13 होता, यहाँ 11 होता, तो डज नॉट इक्वल देते। तो डज नॉट इक्वल होने पर यह क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। तो एक शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त क्या है कि संरेखी होने के दूसरा शर्त कहता है कि क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी से अगर त्रिभुज बना रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। जैसा कि देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तीनों बिंदु को हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले तो ये संरेखी नहीं है, इसको जब मिलाते हैं तो एक छोटा त्रिभुज बन जाता है, और इसको छोटा कर देते हैं तो देखिए और छोटा त्रिभुज बन जाता है, जिसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक सीधी लाइन में अगर 3 बिंदु आ जाए, और ये सीधी लाइन में अगर तीनों बिंदु हो जाए, तो ये सीधी लाइन के द्वारा कोई भी एरिया कवर नहीं होते, कोई भी एरिया जो है बंद नहीं होता, जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। तो जब इसका क्षेत्रफल नहीं होगा तब तो ये संरेखी है, जबकि ये संरेखी नहीं है तब इसका क्या है, कुछ न कुछ क्षेत्रफल है। चाहे वह क्षेत्रफल 0.5 हो या 0.1 हो या 0.001 हो या कुछ भी मान हो, लेकिन यह मान है तो संरेखी नहीं है। इसमें क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब संरेखी है। तो याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल जब 0 होती है तो वह क्या होती है कि तीनों बिंदु संरेखी होती है। यानी संरेखी ज्ञात करने का या संरेखी जांच करने का शर्त यह है कि ए बी सी से बने क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो यह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।